हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी तिरुपति की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट कोर्सेज के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन या जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें। यस, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है iittp.ac.in। जो रिक्वायर्ड लिंक है, जो मेन वेब पेज है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ के बाद अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड वाला ग्रीन कलर, एडमिशंस आर नाउ ओपन फॉर पीएचडी, एमएस बाय रिसर्च, एमटेक एंड एमपीपी। इसी पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, देन एडमिशंस का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं, देन अपने जो भी आपका प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक वेब पेज है जहाँ पे पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड इस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, आप डायरेक्टली जिस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहीं पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जैसे डेट्स हैं तो डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन है इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है। ओपनिंग डेट 20 मार्च एंड लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है 19 अप्रैल। आप 19 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू रिटर्न कब होगा तो 8 मई थ्रू 9 जून। तो आई थिंक 8 से 9 तो ओके, इतना टाइम तो नहीं लगता है, आई थिंक ये मई होना चाहिए। आपको बाद में पता चल जाएगा, या मे भी शायद पहले रिटर्न हो मई में, फिर एंड मई में या जून फर्स्ट वीक तक में आपका इंटरव्यू हो, ये लिखा हो। ओवरऑल आई थिंक 9 जून के पहले तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये मेंशन किया है। बाकी यहाँ पे रिजल्ट वगैरह के लिए है। उसके बाद है ये ईमेल आईडी, कोई भी इशू है तो आप admissions@iittp.ac.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गाइडलाइंस का ऑप्शन। गाइडलाइंस है, यहाँ पे सिमिलरली क्लिक करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देख सकते हैं। तो देखिए, अप्लाई ऑनलाइन टैब जो यहाँ पे दिख रहा है इसके थ्रू करेंगे। प्रिंट आउट रख लीजिएगा, आपको भेजना अभी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 है। बाकी जितने भी हैं, मतलब सभी कैटेगरीज की फीमेल एंड बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के मेल फीमेल सब, तो आप सभी के लिए है 200। ओके, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो टोटल होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स वो है 3। ओके, ऑल्सो आपको पेमेंट जो है फ़ी जो है सेपरेटली पे करनी होगी। देन अगर आपको बुलाया जाता है, शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटर्न इंटरव्यू के लिए, तो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी एक कॉपी लाइक ओरिजिनल वो आपको दिखानी होगी, वहाँ पे लेकर जानी होगी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो एसओपी के बारे में बताया गया है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन के साथ, एंड जो गाइडलाइंस है एसओपी से रिलेटेड वो इस लिंक में है। तो अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं। एंड बाकी 8 पॉइंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो एक्सटर्नल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए है एम्प्लॉयमेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन एंड एनओसी। देन अगेन यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ नंबर भी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं। आपको कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम फर्दर इन्फॉर्मेशन देखें उससे पहले एक बार बहुत ही ब्रीफली एसओपी का जो लिंक्स में जो गाइडलाइंस है उसे देख लेते हैं। यस, देखिए ये है डॉक फाइल एक्चुअली, इसमें इंफॉर्मेशंस है कुछ एसओपी से रिलेटेड। एसओपी एक कॉम्पोजिशन होता है, आपका एक्सपीरियंस अभी तक है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, एक लाइक एक पेज का होता है, बट हाँ आप ओवरऑल सारी चीज़ें बता देते हैं जैसे क्या क्या, तो कुछ पॉइंटर्स भी मेंशन है। बट हाँ, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप सब एड्रेस करें या कुछ एक्स्ट्रा नहीं आप रेलेवेंट है जो यहाँ नहीं है तो आप मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस करने से स्टार्ट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह को भी बता सकते हैं। ओके, उसके बाद होता है कि व्हाट मोटिवेटेड यू। तो देखिए, एसओपी रिसर्च प्रपोजल में मेन डिफरेंस यही होता है। एसओपी में देखिए आपको ये बताना है, आपको डिफरेंट यहाँ पे जैसे ऑप्शन, या फिर उसमें आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक काफ़ी चीज़ें बताते हैं। आप इस इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट इस डिसिप्लिन में रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। और ज़रूरी इसमें आपको मेथोडोलॉजी वगैरह नहीं बतानी होती कि हाँ ये आप कैसे करना को सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मैंडेटरी नहीं होती, बट आप बताना चाहें तो आप टेंटेटिव प्लान जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। बट जब रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो वो एक डिटेल्ड वे में होता है, उसमें डिटेल्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रपोजल, आपके रिसर्च, आपके आइडिया से रिलेटेड। तो मेन डिफरेंस यही है। रिसर्च प्रपोजल में आप क्या प्रपोज कर रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें आप अपना बैकग्राउंड या ये सारी चीज़ें ना भी मेंशन करें, इस इंस्टीट्यूट में क्यों अप्लाई करें, ये चीज़ें ना बोलें तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। वो मेंशन भी नहीं करना होता है, वो सिर्फ आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आप प्रपोज करें उससे रिलेटेड होता है। बट एसओपी में आपको ओवरऑल, ठीक है,
एकेडमिक से लेकर के सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफली एक कंपोजिशन जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ था, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से बतानी होती है, अचीवमेंट क्यों आप करना चाहते हैं, क्यों आप डिजर्व करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें आंसर करते हुए अकॉर्डिंगली चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, एसओपी बना सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें से स्किप करना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इट्स लाइक कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। नेक्स्ट यहाँ देखिए स्पेसिफिकली लिखा है, और ये सच में सारे ही इंस्टीट्यूट के लिए होता है, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू राइट अ गुड एसओपी। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एक गुड एसओपी है, आपने देख लिया, सर्च किया, आपने कुछ चीज़ें नोट कर ली, ऐसा नहीं होता। आप जो भी एसओपी बना रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो अच्छा है, बट हाँ, अब वही है कि आप क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, इसका आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर खैर बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे कभी। फिलहाल के लिए ये कुछ पॉइंटर्स हैं, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। कुछ नहीं आइडिया है, इनको आंसर देते हुए लिख सकते हैं, कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें आप चाहें तो कुछ गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं कई बार अवेलेबल होता है उनका एसओपी। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जो पेज लिमिट 1-2 पेजेस। देखा, रिसर्च प्रपोजल ना कभी एक पेज में नहीं होता, रिसर्च प्रपोजल हमेशा 2-3-4 ऐसे पेजेस में होता है, बट यहाँ पे पेज लिमिट होती है। एसओपी मोस्टली तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कैंडिडेट्स एक पेज में भी मेंशन कर देते हैं, एक पेज में सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो पेज लिमिट है, 1 से 2 पेज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फॉन्ट साइज़, फॉर्मेट वगैरह आप देख सकते हैं। एंड बाकी एसओपी देखिए ऐसे होता है, पैराग्राफ वाइज लिखना होता है आपको। एंड यस, तो ये कुछ एसओपी से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब कैटेगरीज की बात करते हैं। देखिए 2 मेजर कैटेगरीज हैं, रेगुलर और एक्सटर्नल। रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स वो होंगे जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन करके असिस्टेंटशिप के थ्रू पीएचडी करेंगे। एक्सटर्नल तो आपको पता है एटलीस्ट 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होगा, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं एंड आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगा तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं इस कैटेगरी में, राइट। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, एनओसी, अंडरटेकिंग, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ओके, एंड अगेन कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाउ। ओके, तो आई थॉट कि मे बी एक्सप्लेन किया होगा, तो हम देखते हैं। फिलहाल एरियाज़ की बात करते हैं। देखिए एरियाज़ के लिए लिखा हुआ है, आपको रिसर्च एरिया जो है वो सेलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन के टाइम, राइट। यहाँ मेंशन है applicants are required to select the research areas in the online admission portal as per the availability, right। जो भी रिसर्च एरियाज अवेलेबल है उनमें से कोई एक आपको, या आई एम नॉट श्योर कि कितने सेलेक्ट करने, बट हाँ करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, देन आप डिवीजन देख सकते हैं, रिसर्च एरियाज देख सकते हैं। तो हम डिपार्टमेंट या डिवीजन है, मेनली जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। एरियाज देख लीजिएगा, अगर इंटरेस्ट हो तो अप्लाई करिएगा, क्योंकि अब आपको एरिया सेलेक्ट भी करना है, स्पेसिफाई भी करना है, तो आई थिंक आपको इनमें से कुछ करना होगा। सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज देयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज देयर, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। देन सिविल एंड इन्वायरमेंटल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल, देन जियोटेक्निकल एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज देयर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद देन इलेक्ट्रिकल में पावर एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आरएफ एंड माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। एचएसएस में फाइनेंस है, देन इकोनॉमिक्स इज देयर, इंग्लिश है, पब्लिक पॉलिसी है, देन मैथ्स एंड स्टैट्स है। फिर मैकेनिकल में फ्लूइड्स एंड थर्मल, सॉलिड मैकेनिक्स, रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिजिक्स में थ्योरेटिकल फिजिक्स भी है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी है। ओके, जो स्टार मार्क है, जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में स्टार मार्क है, एस्ट्रिक्स है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है उन्हीं के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये नोट में यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन किया गया है, राइट। ये कुछ एरियाज थे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक में, या फिर एमएस बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक में, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डुअल डिग्री है तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर एमएससी किया हुआ अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, एक्सेप्शनल मेरिट के साथ, तो हाँ आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट स्कोर होना, वैलिड गेट स्कोर या नेट होना चाहिए, राइट। या फिर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो कर सकते हैं। अगर बैचलर्स डिग्री आपकी किसी आईआईटी से है, या फिर आपने एमएससी किया हुआ है, जैम के थ्रू एंट्री ली थी आईआईटी से, तो यस आप एलिजिबल हैं। अगेन यहाँ 8 सीजीपीए रिक्वायर्ड है, राइट। एंड या फिर आपके पास बीएसएमएस डिग्री किसी सीएफटीआई से 5 ईयर की, तो आप एलिजिबल हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स में करना चाहते हैं पीएचडी, तो मास्टर्स डिग्री साइंसेज में है, एमएससी अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो साथ में वैलिड गेट या नेट, जीआरएफ, ये सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, आपके पास होना चाहिए। या फिर एमटेक किया है, तब से देखिए नहीं लिखा है गेट या नेट रिक्वायरमेंट, तो एमटेक किया है डायरेक्टली आप एलिजिबल हैं। देन सेम बैचलर्स डिग्री आईआईटी से है, या फिर एमएससी किया है आपने, जैम के थ्रू एंट्री ली थी आईआईटी में, 8 सीजीपीए उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। या इंटीग्रेटेड बीएससी में एमएस कोर्स है सीएफटीआई से, तो आप भी एलिजिबल हैं। एचएसएस के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एलिजिबल डिसिप्लिन में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ,
या फिर लिखा है और इक्विवेलेंट मतलब अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी देखिए आई थिंक यहाँ पे भी वही है कि मेंशन नहीं है, पर एक बार हम पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फिर बात करेंगे। एनीवे अगेन गेट या नेट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। वैलिड गेट स्कोर या फिर जो जीआरएफ वगैरह की क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल या जो फर्स्ट रेगुलर पीएचडी है उसी के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इससे आपको पता चलेगा क्या रिक्वायरमेंट है। तो HTRA बेसिकली मिलता है, फेलोशिप आपको मिलती है, ठीक है। 8 आवर्स का थोड़ा सा आपको मतलब पर वीक 8 आवर्स होता है जो आपको वर्क करना होता है, एकेडमिक्स से रिलेटेड रिन्यू होती रहती है। असिस्टेंटशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो असिस्टेंटशिप ओके, तो अगर आप JRF हैं तो जिस फंडिंग एजेंसी के थ्रू आप JRF हैं, जो फंडिंग एजेंसी है उसके रूल्स फॉलो होंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं मेंशन है। तो आई थिंक जो क्राइटेरिया अभी हमने देखा है जनरल क्राइटेरिया वही है, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे एज ऑफ नाउ नहीं मेंशन किया गया है। सो पहले रिटन होगा, उसके बाद अगर उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। ये डॉक्यूमेंट्स है जिनकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अपलोड करने हैं या एडमिशन के टाइम क्या क्या लगेंगे, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ फ़ीस के बारे में है, लिंक पे क्लिक करके फ़ीस देख लीजिएगा कितनी है, देन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो अभी तक जैसा कि हमने देखा कि स्पेसिफाई नहीं किया गया कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है, बट अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड बोला गया है तो आई थिंक 60% से ज़्यादा है, तो येस डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। बाकी कन्फ्यूजन है, थोड़े से कम मार्क्स हैं तो फिर आप एक बार मेल कर सकते हैं या जो कॉल डिटेल्स आपने देखा तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट कन्फर्म हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी IIT तिरुपति से रिलेटेड जो कि मुझे मिली, एंड आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।